दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ बिल्कुल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप 2024 में पेपर देने वाले हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज की इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है 2000 देखिए 21, 22, 23 3 साल में जो पेपर रहता है वही 24 में 80% क्वेश्चन पूरा पूछता है। और 24 में इसमें से 80% क्वेश्चन जरूर पूछेगा, 20% बस नया सिलेबस आता है, नया क्वेश्चन आता है। तो चलिए जल्दी शुरुआत करते हैं इसको क्वेश्चन एक एक हल कराने का। विज्ञान में आपको कोई डाउट भी नहीं रह जाएगा। दोस्तों साइंस में आपका एक भी नंबर कम नहीं हो पाएगा। चलिए वीडियो तुरंत शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी देरी के। देखिए हमारे इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कोई वस्तु है, मान लीजिए ये हमारी वस्तु है। क्वेश्चन को और ऊपर कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी वस्तु है का अवतल दर्पण। हमारा अवतल दर्पण देखिए ऐसा रहता है, अवतल दर्पण ऐसे रहता है और ये हमारी वस्तु है। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक वस्तु की यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है ये हमें बताना है। देखिए आभासी प्रतिबिंब बन रहा है एवं वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो आभासी प्रतिबिंब हमारा देखिए अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही कंडीशन पर बनता है आभासी प्रतिबिंब, जब वो वस्तु का प्रतिबिंब जब इधर बनेगा तभी आभासी बनेगा, नहीं तो बाकी सब में तो प्रतिबिंब इधर ही बनता है, आभासी नहीं बनता, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। एक ही सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से देखिए ये देखिए बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ, तो इसमें देखिए वस्तु से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति यहाँ होगी दर्पण के पीछे। देखिए यहाँ पास ऑप्शन क्या दे रहा है, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र के परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। देखिए वस्तु देखिए मैं पूरा इसमें बता रहा हूँ आपको। जब फोकस पर रहेगी, कोई वस्तु फोकस पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब जो अनंत पर जाएगा, अनंत पर इस प्रकार कुछ जाएगा। यदि वस्तु सी पर रहेगी यानी वक्रता केंद्र पर रहेगी तो उसके नीचे ही बनेगी। शॉर्ट में देखिए जल्दी बता रहा हूँ, उसके नीचे ही बनेगी। यदि वस्तु एफ तथा यह ध्रुव, यह इसको पोल बोलते हैं यानी मुख्य अक्ष इसके बीच है तो यह दर्पण इसके पीछे आभासी बनेगा। यदि देखिए वक्रता केंद्र के पीछे है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा हमारा वो यहाँ पास बनेगा, समझिए ध्रुव तथा पी के मध्य में। और यदि वस्तु कोई अनंत पर है तो वह फोकस पर बनेगी। तो अगर जब देखिए आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो हमारा फोकस तथा ध्रुव के मध्य होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखिए शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ते समय, बहुत छोटे अक्षर है उसको पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस का तो हम प्रयोग करेंगे, पसंद करेंगे उत्तल लेंस का, लेकिन 50 सेंटीमीटर का नहीं। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस का देखिए हम प्रयोग नहीं करेंगे। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस या 5 सेंटीमीटर दूरी के एक अवतल लेंस। देखिए अवतल लेंस का प्रयोग तो हम करेंगे नहीं, 50 सेंटीमीटर का हम प्रयोग नहीं करेंगे। हम करेंगे तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का प्रयोग करेंगे। अब देखिए हमारा जैसा कि इसमें सी आप लगा दीजिए, एकदम सही रहेगा आपका। हमारा अब तीसरा क्वेश्चन है, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस का संभावता है। देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यदि फोकस दूरी, देखिए फोकस यदि
पॉजिटिव वैल्यू है तो हमारा यह होगा उत्तल लेंस। मान लियो उत्तल, यदि फोकस की माइनस में वैल्यू है, यदि ऋणात्मक है तो यह होगा उत्तल, यह होगा अवतल लेंस। समझ रहे हैं? अवतल लेंस यह होगा यदि प्रतिबिंब प्लस में है, यदि प्रतिबिंब v की वैल्यू यदि प्लस में है तो यह आभासी होगा, यदि प्रतिबिंब माइनस में इसकी वैल्यू है ऋणात्मक तो यह वास्तविक होगा। इतना आप इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए प्रत्येक दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो अब देखिए माइनस फोकस दूरी माइनस में दिया है, तो माइनस में अभी वैसा मैंने बताया है माइनस में अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस हमारा प्लस में होता है। हाँ, तो हमारा इसमें दिया है -15 लेंस है, तो दोनों संभावता यानी दोनों होंगे हमारे अवतल लेंस होंगे, तो अवतल लेंस ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होता है, यानी मानव के नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वह किस भाग में, आँख में कौन सी जगह बनता है प्रतिबिंब, हमें वह पूछ रहा है। तो देखिए जो मानव की नेत्र होती है वह सबसे लास्ट में जो रेटिना होता है ना, वहीं पास इसका प्रतिबिंब बनता है, यानी गोल से रहता है, यहाँ पास प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। तो देखिए इसमें क्या है, कार्निया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है परितालिका, ऑप्शन नंबर सी पुतली, ऑप्शन नंबर डी दृष्टिपटल। देखिए रेटिना को हम दृष्टिपटल भी बोलते हैं, रेटिना इसका शायद इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ये देखिए नीचे हमारा है, इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं, हिंदी में दृष्टिपटल, तो हमारा इसमें का ऑप्शन डी होगा। देखिए हम नीचे क्या है, थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। अब इसको साथ साथ लिखते जाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, लंबाई तथा व्यास यानी एल भी बराबर है, और क्या है व्यास यानी डी भी बराबर है, जिसको डी यानी डायमीटर, व्यास को डायमीटर हम बोलते हैं। किसी विद्युत परिपथ में, यानी कोई विद्युत परिपथ है, ये मान लीजिए हमारा कोई विद्युत परिपथ है, इधर से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। देखिए विद्युत धारा इधर से प्लस वाले से हमेशा प्रवाहित होती है, और इलेक्ट्रॉन किधर से प्रवाहित होते हैं, माइनस से प्लस की ओर आते हैं। विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर जाती है, आप याद रखिएगा। देखिए किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में, यानी श्रेणी क्रम में पहले जोड़ रहा है उसको, और पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम पूछ रहा है। आप ऐसे बना कर करिएगा तो वह आपको कभी गलत नहीं जाएगा, वो बिल्कुल सही रहेगा। देख रहे हैं श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात, ऊष्माओं का अनुपात यानी H1 बराबर H2 मान लेते हैं, H1 बराबर H2, इसका अनुपात हमें पूछ रहा है किस अनुपात में होगा। श्रेणी क्रम में माना इसका 1 ओम, इसका 1 ओम, इसका 1 ओम, यानी देखिए लंबाई और व्यास बराबर है तो 1 ओम सब में प्रतिरोध होगा। देख रहे हैं। अब इसमें देखिए हम इसको कर देंगे ना तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा 2 ओम। श्रेणी क्रम का हमारा फार्मूला होता है, देखिए श्रेणी क्रम का होता है R' = R1 + R2 होता है, तो हमारे इस हिसाब से 1 1 2 हो गया। अब देखिए समांतर क्रम में क्या होगा, R' बराबर 1/R1 + 1/R2 होगा। तो अब इसी प्रकार इसमें हो जाएगा 1/R' बराबर 1/1 + 1/2
1/1। देखिए हम इसका चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन देखिए जब हार बराबर हो तो एलसीएम लेने की हमें कोई आवश्यकता नहीं, इसको जोड़ देंगे सीधा। एक एक 2 हो जाएगा, नीचे एलसीएम तो एक ही आएगा। इसको करेंगे ना तिरछा करेंगे तो हमारा यहाँ पास आ जाएगा 8 इक्वल टू 1/2। जब इसको करेंगे तो इसको आधा हो जाएगा, यानी 1/2 हम रखा रहने देते हैं, 1/2 मान लेते हैं। इसका प्रतिरोध 1/2 होगा, 1/2 हमारा इसका प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम का देखिए प्रतिरोध 1/2 होगा और श्रेणी क्रम का हमारा प्रतिरोध 2 ओम होगा। अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, इसकी ऊष्माओं का अनुपात इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऊष्मा बराबर H इक्वल टू होता है VIT होता है। अब इससे हमें देखिए R तो दिया नहीं, तो V इक्वल टू IR होता है फार्मूला। तो H इक्वल टू हम V की जगह IR लिख सकते हैं कि नहीं। I जब होगा तो I स्क्वायर RT हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। H1 बराबर और H2 बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT। पहले हम देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम। श्रेणी क्रम वाला हम पहले रख देते हैं H1/H2। श्रेणी क्रम में हमारा देखिए कितना है 2 ओम आया है, तो 2 ओम लिख लेते हैं, यानी I स्क्वायर R का मान 2 ओम है, 2 और T रख देते हैं, उतना ही आएगा। और समांतर क्रम में I स्क्वायर कितना आया ओम 1/2 ओम और समय T रख देते हैं। T से T कैंसिल कर देंगे, I से I कैंसिल कर देंगे, तो बचे कितना 2/1/2। इसको देखिए गुणा कर देंगे, ऊपर आएगा तो हमारा यहाँ पास आ जाएगा। देखिए 2 से जब इधर गुणा कर देंगे 4/1, तो इसको हम लिख सकते हैं 4:1। देखिए 4:1 आ रहा है, तो इसमें देखिए हमारा इसमें क्या मिल रहा है 4:1। देखिए हमारे इसमें ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है 4:1, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लघु परिपथ। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। देखिए एक लघु परिपथ है, छोटा सा परिपथ है, मान लेते हैं एक लघु परिपथ है, यहाँ कुंजी लगा देते हैं। ये समझिए ये धारा आई प्रवाहित कर दी, ये लघु परिपथ है। यहाँ पास देखिए तो इसमें क्या है का मान होगा, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो हमें देखिए इसका जो मान होता है, जब लघु है बहुत छोटा है तो इसका बहुत अधिक बढ़ जाता है, विद्युत धारा जो होती है बहुत अधिक हो जाती है। जब छोटा परिपथ है बहुत अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। और देखिए 7वां क्वेश्चन है, क्या क्या बोल रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। तो देखिए आप एक बार देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक आप इंग्लिश में भी एक बार आप पढ़ कर कोशिश कर दीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में पढ़िए, क्या मालूम हमें हिंदी नाम ना मालूम हो, इंग्लिश मालूम हो। तो यहाँ पास देखिए जनरेटर, आप जनरेटर नाम सुनते ही आपको मालूम हो गया होगा कि यही होगा, क्योंकि जनरेटर का उपयोग हम क्या करते हैं, विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए करते हैं। देखते हैं आप शादियों विवाहों में जनरेटर से हम बिजलियाँ उत्पन्न करते हैं, यानी लाइट वाइट जलाते हैं। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर ए। आप इंग्लिश में भी ध्यान करिए, क्या मालूम हमें इंग्लिश मालूम हो, हिंदी उसका नाम ना मालूम हो। 7 क्वेश्चन। अब 8वां क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए अब इसमें से हमारा उपभाग 2 यानी केमिस्ट्री शुरू होता है। यहाँ से 7 क्वेश्चन फिजिक्स का था, अब हमारा केमिस्ट्री शुरू होता है। देखिए एंटीमनी है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। मैं आपको बता रहा हूँ यह चैप्टर हमारे सिलेबस से इस बार कटा हुआ है। 2024 में यह नहीं आएगा कि क्या है एंटीमनी और आर्सेनिक क्या है, ये सब अब नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री का था उसी चैप्टर का है, यह नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ एंटीमनी जो है हमारी वह धातु है। और 9वां क्वेश्चन देखिए,
लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। अब देखिए लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। अब आपको ऐसा क्या लग रहा है इसमें, देखिए PbNO3, Pb लेड का है, नाइट्रेट का हमारा NO3, लेकिन नहीं होगा ये हमारा। देखिए संयोजकता लेड की हमारी 2 होती है, तो यहाँ पास 2 भी तो लगना चाहिए, नहीं होगा। नाइट्रेट का इस तो सीधा सीधा ही लिख दिया, ये हमारा गलत है। PbNO3 का होल टाइस, यह हमारा देखिए कुछ सही लग रहा है। और अगला को पढ़ लेते हैं, ये नहीं कि सही लग रहा है तो हम उसी में लगा दें, अगला भी पढ़ लेते हैं। PbNO2 का होल टाइस, यह तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए NO2 नहीं रहेगा, PbO यानी लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड भी नहीं है, ये हमारा गलत है। ये भी देखिए लेड ऑक्साइड का हमारा ये सूत्र है, लेकिन हमारा हमें पूछा क्या है, लेड नाइट्रेट। लेड का हमारा देखिए PbNO3, ये तो लेड नाइट्रेट का है, नाइट्रेट का ये है, लेड का ये, तो इसकी संयोजकता जो होती है 2 होती है, तो इन दोनों में 2 से तिरछा गुणा कर देते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा तिरछा का गुणा कर देते हैं केमिस्ट्री में। तो यह हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेड नाइट्रेट। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए संतृप्त हमारा 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन रहते हैं, एक संतृप्त एक असंतृप्त। जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो हमारा संतृप्त रहता है, और जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, 4 बॉन्ड तो लगते नहीं, कभी 4 कार्बन और कार्बन के बीच 4 बॉन्ड नहीं होते। 3 बॉन्ड हो तो असंतृप्त, 2 बॉन्ड हो तो असंतृप्त, 1 बॉन्ड हो तो संतृप्त। देखिए हमारा इसमें तो एक ही आता है संतृप्त में, एल्केन समूह हमारा संतृप्त में आता है, और एल्कीन एल्काइन हमारा संतृप्त में आता है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, C2H6, तो ये हमारा देखिए आप लोग यहाँ से एक एल्केन का सूत्र होता है, आप लोग को मालूम होगा, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो नहीं तो बता रहा हूँ मैं। देखिए एल्केन का सूत्र होता है CX फिर H2X+2, हमारा यह एल्केन होता है, एल्केन होगा। और उसके बाद एल्कीन, यह हमारा क्या है, संतृप्त, हमें पूछ रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और उसके बाद CN+2N, यह हमारा है एल्कीन, एल्कीन समूह का है। और उसके बाद CnH2n-2, यह हमारा है एल्काइन, यानी ये दोनों सूत्र में है, तो हमारा असंतृप्त है, और ऊपर वाला संतृप्त। ये वाला हमारा देखिए 2 है, तो n का मान हम 2 रखेंगे, C2H2 × 2, n के मान 2 रखा है ना, 2 रखते हैं, फिर +2, तो देखिए हमारा बन रहा है C2, 2 9 4 और 2 6, यानी हमारा ये हमारा है एल्केन समूह का, यानी संतृप्त है। यह तो हमारा आंसर नहीं होगा, असंतृप्त वाला आंसर होगा। यहाँ पास देखिए C2H4, तो देखिए C2H यानी x की या n की जगह 2 रखना है, तो 2 × 2 रख दिया, और 4 आ रहा है ना यहाँ पास। देखिए प्लस माइनस करने का तो हमें होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पास देखिए ऐसे ही सिर्फ 4 हो रहा है, तो यह हमारा देखिए ये वाले सूत्र से कुछ मिलता जुलता है, तो हमारा यह होगा एल्कीन समूह का है, तो यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 10वां हो चुका है, 11वें क्वेश्चन पर आते हैं। प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है। देखिए प्रोपेनॉल यानी इसका होगा अल होगा, तो इसमें क्या है क्रियात्मक समूह, इसमें यह एल्डिहाइड समूह का। देखिए जब अल दिख जाए ना तो एल्डिहाइड समूह का है, तो क्या होगा इसका CHO या C डबल बॉन्ड O, C डबल OH या OH। ऑल हो तो OH होता है ऑल, लेकिन लिखा जाता है नॉल। ऑल होता है लेकिन लिखा जाता है नॉल, और अल है लेकिन लिखा जाएगा नल,
यानी एल्डिहाइड समूह में नल लिखा जाएगा। तो एल्डिहाइड समूह का हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए CHO, और ये हमारा होता है कार्बोक्सिल एसिड यानी अम्ल का होता है COOH, और सी डबल बॉन्ड O है तो यह कीटोन का है, ओन का यानी ओन, लेकिन इसको लिखा क्या जाता है नोन, जोड़ा जाता है नोन। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं बराबर। देखिए एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जैसा कि हमारा सिरके में पाया जाता है, इसका सूत्र होता है CH3, अरे दिख नहीं रहा, CH3COOH। यह हमारा एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है जो कि सिरके में पाया जाता है। तो इसको देख लेते हैं हम। IUPAC नेम कैसे करते हैं, कार्बन, एक कार्बन हो तो मेथ, दो कार्बन हो तो एथ, तीन कार्बन हो तो प्रोप, चार कार्बन हो तो ब्यूट, पांच कार्बन हो तो पेंट। अभी तो हमें इसमें दो ही कार्बन है तो यह होगा एथ, यह होगा एथ। तो इसमें देखिए हमारा CHO यानी ओइक, ओइक, ओइक है तो हमारा एथेनोइक, एथेनोइक, ओइक यानी एथेनोइक। तो हमारा देखिए इसमें क्या मिल रहा है, एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, देखिए मिल रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एथेनोइक अम्ल मिल रहा है। यदि आपको IUPAC नेम नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो तुरंत बनाऊंगा और सबसे अच्छी वीडियो हमारी होगी IUPAC नेम की। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2, यानी ये जो M है हमारा यह कोई तत्व है, वो हमें नहीं मालूम, जिसका क्लोराइड के साथ वो अभिक्रिया कराने पर MCl2 मिल रहा है। यानी इसको लिख लेते हैं यहाँ पास, देखिए M+Cl बराबर MCl2 बन रहा है हमारा। उसके ऑक्साइड का सूत्र होगा, देखिए O यानी M+O का सूत्र क्या होगा। देखिए क्लोरीन का हमारा जो सब होता है, क्लोरीन का कितना होता है संयोजकता, क्लोरीन की एक होती है संयोजकता, और इसकी संयोजकता कितनी होगी, यानी तिर्यक गुणा होगा तो इसकी दो होगी संयोजकता। तब तो एक तिर्यक गुणा करने पर Cl2 में 2 आ गया तो इसकी होगी दो संयोजकता। और ऑक्सीजन की देखिए संयोजकता कितनी होती है हमारी 2, और इसकी कितनी है 2 संयोजकता, इसकी भी है 2। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 इसके पास, 2 इसके पास, 2 2 है तो हम इसको काट देंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, MO बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा हमारा। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या मिल रहा है, MO2 MO, देखिए मिल रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला है क्या है, देखिए उपभाग 3 आ गया हमारा, बायोलॉजी का आ गया। वृक्कों का कार्य क्या है, वृक्क जो होते हैं हमारे किडनी, किडनियों का कार्य क्या है, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, पाचन। किडनी जो हमारी होती है वह जैसे मूत्र को फिल्टर करने यानी निकालने कार्य करती है किडनी। तो किडनी क्या है, अपशिष्ट पदार्थ को निकाल रही है, यानी हमारा उत्सर्जन कर रही। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पत्तियों पर कलियाएं विकसित होती हैं पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिलम में, इन सभी पर। तो अब देखते हैं, आमतौर पर आप लोग देते हैं पुदीना और आलू में तो हो ही रही है, बायोफिलम यह नहीं मालूम क्या है। तो ये दोनों में हो रही तो हमें ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी पर होती है। आप लगा देंगे ये भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन क्या है, अनुवांशिकी विज्ञान के जनक हैं। अनुवांशिकी विज्ञान के जनक कौन है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए देखिए H.J. मूलर, और ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेगर जॉन मेंडल,
ऑप्शन नंबर डी है जेडी वाटसन। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल, इसका नाम है मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका अनुवांशिकी विज्ञान के जनक जो हमारे हैं ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं, क्योंकि आपने देखा है मटर के पौधों में इन्होंने कितना अधिक किया है। आपने पढ़ा होगा अनुवांशिकी वाला चैप्टर, तो उसमें आप पढ़े होंगे इसके बारे में। 17वां क्वेश्चन देखिए क्या है। दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं, यानी जो दो डीएनए होते हैं तंतु वह आपस में किस प्रकार जुड़े होते हैं। तो हमारा इसमें देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है, पेंटाइड बांध द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो इसमें देखिए हमारा होगा जो डीएनए आपस में जुड़े होते हैं वह हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं आपस में। देखिए मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन द्वारा किसमें प्रजनन होता है? हाइड्रा में, केचुआ में, तिलचट्टा में या कबूतर में। देखिए मुकुलन क्या होता है, जब किसी जीव में एक बड़ा सा उभार निकल आता है और उसे हम मुकुल कहते हैं। वह धीरे धीरे बड़ा होकर अपने मातृ कोश का, यानी अपने जो शरीर से जहाँ से वह उत्पन्न हुआ वहाँ से निकल जाता है, तो उसे हम मुकुलन कहते हैं। तो वह मुकुलन देखिए हमारा केचुआ में नहीं होता, तिलचट्टा में भी नहीं होता, कबूतर में भी नहीं होता, वह हमारा होता है हाइड्रा में। तो ऑप्शन नंबर ही हमारा बिल्कुल सही होगा। ये देखिए हमारे मेंडल जी आ गए हैं। 19वां क्वेश्चन है, मेंडल का प्रयोगी पौधा है, यानी मेंडल ने कौन से पौधे पर प्रयोग किया है? मीट मटर, उद्यान मटर, सरसों, गुड़हल। देखिए आप तो मटर तो जानते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा है अब आप कंफ्यूजन कर देने वाला है। तो इसमें हमारा उद्यान मटर होगा, उद्यान मटर। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20वां हमारा क्या बोल रहा है, निम्न में से एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा इसमें नहीं है वो हमें हेरना है। अंडाशय, अंडाशय देखिए है, हमारा गर्भाशय, गर्भाशय भी है, डिंबवाहिनी, डिंबवाहिनी भी है, शुक्रवाहिका। अब बताइए क्या मादा में शुक्राणुओं का निर्माण होता है? शुक्रवाहिका होगी? नहीं होता। यह नर जनन तंत्र का भाग है शुक्रवाहिका। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें देखिए पूछ क्या रहा है, क्या नहीं होता? नहीं को आप ध्यान नहीं देते, बस जल्दी जल्दी मार देते हैं ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद तो हमें पढ़ना नहीं रहता, बस आप लगाकर चल देते हैं। अब देखिए हमारा 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब हमारा देखिए पार्ट बी वर्णात्मक प्रश्न जो है इसकी ओर आते हैं। देखिए क्या है, खंड बा पार्ट बी वर्णात्मक प्रश्न वो जो होते हैं हमारे, देखिए 4 नंबर के इसमें पूछेगा। सेक्शन है, इसमें भी सेक्शन उपभाग और उपभाग 2, उपभाग 1 इस प्रकार इसमें भी रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वह 4 नंबर का रहेगा। इसमें देखिए एक एक करके दिया है, आपको हल्का हल्का बता रहा हूँ। 4 नंबर का रहेगा। 4 नंबर का देखिए हमारे इसमें पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए यह भी हमारे पास 4 नंबर का, यह न्यूमेरिकल है और यह दर्पण से रिलेटेड है। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन भी हमारा 4 नंबर का है, यह भी न्यूमेरिकल ही है। और चौथा क्वेश्चन देखिए हमारा 2 2 4 2 6 नंबर का हमारा चौथा क्वेश्चन पूरा रहेगा। यानी हमारा देखिए फिजिक्स कितने नंबर का रहेगा, 6 4 10 और ये देखिए 10 4 14 4 18 नंबर का टोटल फिजिक्स आता है। खाली इसमें थ्योरी में, और ऑप्शनल भी आता है 7 नंबर का। अब देखिए हमारा उपभाग यानी केमिस्ट्री आ गया। केमिस्ट्री में निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। इसमें सूत्र बनाना है, हमें संरचना बनानी है। तो यह सब देखिए एक एक नंबर के यानी 4 नंबर की ये भी हैं। मेथेनॉल क्या है, इसकी सूत्र में संरचना सहित बनानी है। और देखिए हमारा 6वां क्वेश्चन क्या है,
छठवां क्वेश्चन भी हमारा 4 ही नंबर का है। 4 नंबर के देखिए हमारे सब देखने को मिल रहे हैं, और 7वां भी 4 नंबर का है, अथवा कर भी इसमें दे देता है आपको, आपकी मर्जी, जो आपको आ रहा है वही आप कर दीजिए। 4 नंबर का। और लास्ट वाला देखिए हमारा 6 नंबर का है। ये जो 7वां क्वेश्चन है ये हमारे 6 नंबर का है। अब देखिए आ रहा है उपभाग 3 यानी बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी भी देखिए हमारा 4 नंबर का पहले मिल जाएगा 8वां प्रश्न, और 9वां भी प्रश्न 4 नंबर का मिल जाएगा, 10वां प्रश्न भी 4 नंबर का मिल जाएगा, और 11वां प्रश्न जो होगा वह हमारा 6 नंबर का मिलेगा। देखिए लास्ट के तीनों में 6 नंबर के मिल रहे हैं, और बाकी सब 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो जो होती है समाप्त होती है। वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।